हे गाइस, एनिमे बाकुतो के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो सोल लेवलिंग के एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि जिनवू रेड गेट के मॉन्स्टर्स को हरा देता है। वहीं पे वो दूसरे मिशन में जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, यानी कि यो जिनहू के साथ। स्टोरी में आगे बढ़े इससे पहले आप नीचे लाल बटन दबा सकते हैं ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको मिलते रहे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन। तो स्टोरी में आगे बने रहें। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं डंजन को, जहाँ पे योजिन और साथ में जिनू गए थे, जहाँ पे योजिन काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था देख के कि कैसे शैडो आर्मी फाइट करती है और सभी को खत्म की जा रही है, यानी कि जितने मॉन्स्टर्स थे उसके अंदर। हम देखते हैं लोग काफी बेरहमी से मार रहे थे कि मॉन्स्टर्स को, जहाँ पे योजिन को देख काफी सरप्राइज था क्योंकि उसने ये चीज पहली बार देखी थी। और यहाँ पे जिनू से समझाता भी है कि ये एक तरह की उसकी स्किल है, जहाँ पे योजिन का मानना था कि इतने सारे समन वाला कोई कैसे बुला सकता है। वहीं जिनू कहता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, और इसी साथ चुटकी बजा के देखता है आयरन को और इग्निस को, जो कि समझ जाते हैं कि उनका काम खत्म हो गया है और वो लग जाते हैं अपने दूसरे टास्क में, यानी कि एक्सट्रैक्शन में। जितने भी मान क्रिस्टल थे उन्हें वो तोड़कर और शैडो आर्मी उन्हें जमा करने लगती है, जो देखकर तो यूजिन अपने घुटने में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मेरा काम मुझसे छिन गया, भला मुझे कुछ तो करने दिया करो। जहाँ भी संगिनों से रिक्वेस्ट भी करता है कि कम से कम मुझे क्रिस्टल तो उठाने दो, जो सुन के शैडो आर्मी का एक जवान उसके आगे आता है और क्रिस्टल उसके आई कर देता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होके हमें दिखाई जाती है एक अजीब सी जगह जो कि काफी बुरी हालत में थी, और वहाँ पे एक हंटर काफी डरा हुआ था जो कि एक अमेरिकन था, और उसके सामने हम देखते एक आदमी को जिसके बाल काफी बड़े थे और बॉडी काफी खतरनाक, जो उसे कह रहा था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और इतना चिल्लाओ मत। लेकिन ये चीजें कुछ काम नहीं आती। वो हंटर काफी ज्यादा डरा हुआ था, जहाँ पे इंसान उसे कहता है शायद वो मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, मैं इंग्लिश काफी कम ही बोल सकता हूँ। इसके साथ उसी तरह उंगली करके कहता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वापस से सीन फोकस करता है, यानी संजीन वो उसके फ्रेंड योजिन पे, जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे एक रेस्टोरेंट के अंदर क्योंकि उनके सारे टास्क कंप्लीट हुए थे, यानी कि वो 19 टास्क जिसका कॉन्ट्रैक्ट किया था जिनू ने इसके साथ। वहीं पे जिनू पूछता है कि अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, जिस पे बंदा कहता है कि मैं अब रिटर्न एग्जाम दूंगा और मैं गिल्ड मास्टर का लाइसेंस इशू करवाऊंगा, जो कि एक बार्गेनिंग चिप का काम करेगी जब अपने फादर से नेगोशिएट करेगा। वहीं पे यही सेम क्वेश्चन अब यूजिन भी जिनू से पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पे कुछ सोच में पड़ के थोड़ी देर बाद कहता है जिनवू कि शायद तुम कुछ दिन तक मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। वहीं पे जिनवू अब नोटिस करता है कि उसका फ्रेंड योजिन पूरी तरीके से पी के टल्ली हो चुका है, जहाँ पे वो काफी सारी बातें बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि कैसे जिनू की मदद की वजह से वो इस टास्क को कर पाया, और उसका एक ऐसे तो अपना सगा भाई है जो उससे 10 साल बड़ा है। और यहाँ पे वो ये भी बोलता है कि ऐसे तो हमने कभी भी कोई टाइम स्पेंड नहीं किया साथ में और मुझे पसंद भी नहीं करता, लेकिन उसके बदले अगर आपको देखा जाए तो आपने मेरी जान ही बचाई और मेरी रिक्वेस्ट ही मानी और हमने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड भी किया साथ में। मैं चाहता था कि काश आप मेरे बड़े भाई होते। यहाँ पे वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है नहीं, आप मेरे लिए तो मेरे भाई से ही बढ़कर हो। जो बात अभी तक जिनू काफी ध्यान से सुन रहा था, और वो एक ड्रिंक बनाता है और चेस करते हुए कहता है तो ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। ये बात सुन के यूजिन काफी खुश हो जाता है और यहाँ तक रोने लगता है, और उसके बाद जबरदस्ती जिनू को काफी सारा खाने खिलाने लगता है, ये कहते हुए कि मैं आपकी काफी सारी सेवा करना चाहता हूँ। जहाँ पे जिनू कहता है तुम सही में पी के टल्ली हो गए हो। वही सीन शिफ्ट होता है, वापस हम देखते हैं उस मिस्टीरियस आदमी को जिसके हाथ में हथकड़ियां थी, और हम ये भी देख पाते हैं कि कैसे इसे एक जेल के अंदर बंद कर रखा गया है और दो ऑफिसर्स आपस में कैसे बात कर रही थी, और कैसे पिछले 10 साल से एक डंजन के अंदर बंद था, और ये कह रहा है कि अपने घर जाना चाहता है, चाहे से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, और हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक ह्यूमनॉइड बीस्ट हो, लेकिन अभी इनको इसकी बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए इन्हें एक इंटरप्रेटर चाहिए। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि इन लोगों ने हुआंग डोंग को बुलाया यहाँ पर ताकि उससे बातचीत कर सके, जो कि एक एसरिंग हंटर है और इसकी भाषा को भी जानता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंग डोंग भी प्लेन पे बैठ चुका है और यहाँ आने वाला है। वहीं पे हमें पता लगता है इन दोनों ऑफिसर्स की बातचीत से कि इस बंदे का नाम है हुआन सोंग, या ऐसा कहे सांग टू वान। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनवू को, जो कि अगले दिन बाहर निकल रहा था और अपनी सिस्टर से कहता है कि एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर जा रहा है, जहाँ पर उसके सिस्टर के पूछने पर वो उसे बहाना देता है कि अपने एक दोस्त के साथ जा रहा है, और इतना कहकर ही वो अपने घर से निकल जाता है। और अगली चीज हम देखते हैं एक जले हुए कासल को, यानी कि वो डिवन कासल, जहाँ पे जिनवू काफी लंबे टाइम से आ रहा था, जहाँ वो सोच रहा था कैसे उसने सिलेबस उस डॉग्स बीच से फाइट की थी जो लेवल 20 के अराउंड था, और अब इसका लेवल लगभग 3 गुना हो चुका है, तो शायद उसे आराम से हरा देगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं अगले ही पल एक ताला पैर हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी की को घुसाकर उस जगह में एंटर करता है,
जहाँ गेट खुलने के साथ ही जैसे जिन्नू अंदर जाता है वहाँ पे एक इंटरफेस वापस के सामने खुल जाता है। वहीं जिन्नू आगे बढ़ते बढ़ते इस नोटिफिकेशन को पढ़ता है जो कि एक्चुअल में एक क्वेस्ट था, जहाँ पे उसका मिशन ये था कि इस पूरी जगह पे जहाँ काफी सारे डीमंस है उनकी सोल्स को उसे कलेक्ट करना है और टोटल नंबर था 10,000। जिन्नू इसको देखकर तो सरप्राइज तो होता है, लेकिन वो अपना बैग निचल के कहता है कि इस बार मेरा पर्पस काफी अलग है और हम देखते हैं कि वो आया लाइफ ऑफ एलेक्सियर बनाने के लिए। वहीं पे उसके सामने अब काफी सारे डीमंस थे, लेकिन जिन्नू भी अपने मन में सोच रहा था कि अब शायद उसके सामने 10,000 आए चाहे 1,00,000 उससे फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ ही वो डैगर निकाल के उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वही सीन शिफ्ट होता है और वापस फोकस करता है यूजिन उसके फादर पे, जहाँ उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आए हो कि मैं तुम्हें अपनी गिल्ड तुम्हें सौंप दूं, जबकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई उसका क्या प्लान है। जहाँ पे यूजिन कहता है कि मुझे पता है लेकिन मैं ये चीज नहीं मान सकता कि गिल्ड मास्टर ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन किसी बाहर वाले को दे दिया जाए, क्योंकि यूजिन के अकॉर्डिंग ये चीज काफी ज्यादा रिस्की है उसकी कंपनी के लिए और इनकी फैमिली के लिए भी। लेकिन तभी उसके फादर उसकी फाइल नीचे रख के काफी इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, जहाँ पे मेंशन करते हैं संग जिनवू को कि डबल डंजन का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हुआंग डोंग का जो भाई था उनके सारे लोग मारे गए, और तीसरा जो कि हंटर एसोसिएशन से जो लोगों को मार रहे थे यानी कि बिजनेस को, इन तीनों सिचुएशन से ये बंदा अकेले बाहर आया जिंदा और उसके एक खरोच तक नहीं आई। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि यूजिन ने जो टोटल 19 रेड्स की थी उन सभी के अंदर संग जिनवू ने भी पार्टिसिपेट किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेड गेट का जो इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले व्हाइट गिल्ड के साथ, उसके अंदर भी ये बंदा मौजूद था। और अगर इन्फॉर्मेशन की माने जो कि इनसाइडर्स ने दी थी तो इन्हें उन लोगों ने बचाया था जो कि और कोई नहीं बल्कि संग जिनवू था, जो कि सर्वाइवर को बाहर लेकर आया था। और ये सुन के तो यूजिन काफी शॉक हो गया था और समझ गया था उसके फादर को सब कुछ पता है। और ये इसके फादर सीधे कहते हैं जो तुम्हारे पास गिल्ड मास्टर का लाइसेंस है वो तुमने इसी की मदद से लिया है ना, और तुम मुझसे रिक्वेस्ट करने आए हो कि मैं गिल्ड मास्टर की जो पोजीशन वो तुम्हें दे दूं। लेकिन यूजिन अभी भी उसे किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है इन सब चीजों के बावजूद भी मेरी रिक्वेस्ट वही रहेगी। और जहाँ तक बात है मेरे भाई की, लेकिन तभी उसके पिताजी इसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा, मैं गिल्ड तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। और कहते हैं मैंने सुना है कि जो रेड गिल्ड का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से व्हाइट गिल्ड संग जिनवू को अपने अंदर रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि संग जिनवू हमारी गिल्ड के साथ काम करे और यही मेरी एक शर्त है। जिस पर यूजिन कहता है ठीक है मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। वहीं दूसरी तरफ देखते जिनवू को जो कि खड़ा था बहुत सारे डीमंस की लाश के पहाड़ के ऊपर, और वो चाह के भी इन बंदों की सोल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था जो चीज उसे पसंद नहीं आई थी। लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है एक परमिट यानी कि एक ऐसा लेटर जिससे वो दूसरे फ्लोर पे जा सकता है। जहाँ पे जैसे ही पॉपअप आता है एक दूसरे इंटरफेस का, उसे समझ में आता है कि कैसे वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा सकता है। वहीं पे जो गेट खोलता है वो काफी दूर होता है, जो देखे जिन्हों सोचता है कि इतनी दूर तक पैदल जाना, क्योंकि डंजन काफी बड़े होते हैं, काफी थकावट का काम है। और इसलिए समन करता है टैंक को यानी कि आइस बियर के बॉस को, और ये वो इसका यूज करके कहता है चलो वहां चल के देखते हैं। यहीं पे वो उसका नाम भी टैंक रखता है क्योंकि वो काफी काम का है इसके लिए। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आउटर वर्ल्ड में एक ऐसी जगह पे जो कि एक जिम था यानी कि हंटर्स का जिम, और यहाँ पे एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल से बाहर आती है, और ये कोई और नहीं बल्कि एस रैंक हंटर चा हाइन थी। यहाँ पे उसे फ्लैशबैक आ रहे होते हैं कि कैसे हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है यानी कि एस रैंक हंटर, उसने मना कर दिया था वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से जो कि जेजू आइलैंड के एंड्स के बारे में थी, और इसके पूछने के बाद भी उसने उसे आंसर नहीं किया था। लेकिन इसके बॉस ने सिर्फ इतना कहा कि डायरेक्ट ऑर्डर है हंटर एसोसिएशन की तरफ से, और ये चीजें जितनी कम बाहर के लोगों को पता लगेगी उतना कम लोग पैनिक करेंगे। वहीं पे इनको इस पूरी वर्ल्ड का या ऐसा कहें इनकी पर्टिकुलर कंट्री में सबसे पहले सबसे पावरफुल गिल्ड बनना है, जिसके लिए उन्हें काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जिनवू कासल के अंदर काफी सारे डीमंस को खत्म कर रहा था और मन में सोच रहा था ये पक्का किसी एस रैंक डंजन जितना बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हैं वो बी रैंक लेवल के हैं कम से कम। इसके साथ ही वो ये भी सोचता है कि जब तक वो सिर्फ उन डीमंस पे फोकस करेगा जिनके पास परमिट है ऊपर जाने का, तब तक वो काफी इजीली ऊपर जा सकता है बिना टाइम वेस्ट किए। वहीं वो बीच बीच में रेस्ट भी करता है और खाना वाना भी खाता रहता है, जहाँ सोच रहा होता है कि कैसे अगर ये ओरिजिनल टावर जैसा ही है तो ऊपर तक जाने में कम से कम टोटल 100 फ्लोर है, और जब तक ऊपर पहुंचेगा तब तो कितना पावरफुल हो जाएगा। और ये प्रोसेस वो बार बार रिपीट करते रहता है, जहाँ पे वो रेस्ट करता है, खाना खाता है, वापस डीमन से फाइट करता है। बीच बीच में नोटिफिकेशन ये भी दिखाते रहता है कि कितने सारे सोल्स ने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, जैसे कि एक बार ये नंबर होता है 3,712 टोटल 10,000 में से। हम देखते टाइम बीतता जाता है और ये धीरे धीरे बहुत सारे डीमन सोल को एक्सट्रैक्ट करते जाता है और अपने टारगेट पहुंच जाता है जब टोटल नंबर था 10,000। और वहीं कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जिनवू को 49 स्वॉर्ड से
50 फ्लोर पे जाते हुए, जहाँ पे वो अपनी शैडो आर्मी का भी यूज कर रहा था, जहाँ पीछे एक सब बाकी लोग थे। वहीं सीन शिफ्ट होके वापस दिखाई जाते हैं एक बिल्डिंग, और यहाँ पे हम ऑफिसर आए और साथ में बी रैंक हंटर मिसेस पार्क को देखते हैं, जो कि आए थे संगीनू के घर पे। जब उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे सी उसकी सिस्टर है और जीनू कहीं पे गया हुआ है किसी ट्रिप पर, लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो जंगल में से कुछ दिन पहले गायब हो गया था, जहाँ पे मिस पार्क का मानना था कि शायद किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। लेकिन मिस्टर रॉय कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, और ये लोग सोच रहे थे कि आखिर वो कहाँ गया। वहीं दूसरा डिवन कासल के अंदर शैडो आर्मी फाइट कर रही थी एक नए मॉन्स्टर से, जो कि लोअर लेवल का सबसे खतरनाक बॉस था, यानी कि 50 फ्लोर का सबसे बड़ा बॉस। यहाँ देखते मेजिस को अपनी मैजिक का यूज करते हुए इस डीवन के आर्मी के ऊपर, जहाँ पे इस आर्मी का नाइट यानी कि इग्निस का तो अलग ही लेवल था, जो कि काफी आराम से सारे डीमंस को स्ले कर रहा था। वहीं दूसरा जीनू अपनी शैडो आर्मी को लड़ते सोच रहा था कि उसके जैसे इंटेलिजेंस स्टैट बढ़े हैं तो इसके वजह से अपनी एनर्जी ज्यादा प्रिजर्व कर सकता है और ज्यादा मैजिक भी यूज कर सकता है माने के रूप में, और की शैडो आर्मी ज्यादा देर तक रह सकती है बैटलफील्ड में। लेकिन वो बॉस की तरफ देख के सोच रहा था कि कब तक ये डीमन बॉस ऐसे ही वेट करता रहेगा और उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच ये डीमन बॉस अपनी जगह से गायब हो जाता है, और यहाँ पे जीनू नोटिस करता है वो ठीक उसके सामने है, जिसके बाद ये डीमन बॉस उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब जीनू जब ये नोटिस करता है कि उसके शैडो आर्मी को काफी नुकसान पहुंचा इस बॉस ने के अटैक में, तो जीनू गुस्सा हो गया काफी खतरनाक पंच मारता है इस बंदे को, जो कि ये डीमन काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। और अब जीनू नोटिस करता है कितना पावरफुल हो चुका है पहले से, डीमन इतने आराम से नहीं हारने वाला था, हम इसे देखते दहाड़ते हुए। जहाँ पे जीनू नोटिस करता है ये वही सेम स्किल है जो कि सेरेबस यानी कि वो डीमन डॉग भी यूज किया करता था, और अब ये इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था काफी तेजी से। वहीं दूसरी तरफ डीमन इतना खतरनाक था कि वो लगातार हेड ऑन अटैक करने लगता है जीनू के ऊपर, और उसके अटैक से बचने के लिए यहाँ पे जीनू आयरन की शील्ड का यूज करता है, लेकिन डीमन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो कि लगातार अटैक किया जा रहा था। जीनू एक टाइम के लिए भी सोच में पड़ जाता है कि ऐसे तो कोई ब्लैंक स्पॉट ही नहीं मिलेगा इसमें अटैक करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एक चांस मिलता है यहाँ पे वो अपने डेयर का यूज करता है इसके ऊपर। लेकिन मिड ईयर में जीनू नोटिस करता है कि डीमन उसके मूवमेंट्स को भी रीड कर सकता है, और इसलिए उसे अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज करनी पड़ती है अपनी पावर यूज करके। और वो काफी ज्यादा सरप्राइज भी हो गया था कि डीमन उतना भी कम लेवल का नहीं जितना वो सोच रहा था। और जीनू यहाँ पे एनालाइज करता है कि वो अगर सिर्फ चोट पहुंचा सकता है इस डीमन को तो सिर्फ उसके हेड पे, लेकिन उसकी बॉडी इतनी बड़ी थी कि ऐसा करना काफी मुश्किल था, जबकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। और इसीलिए जीनू वहां से भागना शुरू कर देता है सोच के कि उसे कुछ करके इसकी स्पीड को और इसकी इस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। जहाँ थोड़ी देर बाद उसे एक ऐसी बिल्डिंग मिल जाती है जहाँ पे वो ऐसा कर सकता है, जिसके जस्ट बाद जीनू फाइनली अपनी स्ट्रेटजी की हेल्प से इस डीमन को हरा देता है, जिसके साथ ही एक इंटरफेस पॉपअप करता है जिसके अंदर मैसेज होता है कि तुमने हरा दिया है लॉर्ड ऑफ द लोअर फ्लोर्स को, यानी कि एवरेकियन वल्कन डीमन को, और एज अ रिवॉर्ड इसे मिला था एक ट्री फ्रेगमेंट। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं उसी मिस्टेस आदमी को जिसके सामने आता है हुआंग डून, जो कि आते के साथ ही कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे सामने एक ऐसा मैजिक बीस्ट है जो कि इंसानों की तरह बोल सकता है। लेकिन ये बंदा कहता है मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है कि मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ बल्कि एक ह्यूमन हूँ, और वो यहाँ तक कहता है तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम मेरा डीएनए टेस्ट भी करा सकते हो या कोई और टेस्ट जिससे भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिले। वहीं पे हुआंग डून के सामने आके बैठ जाता है कहते हुए सिर्फ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, वैसे भी ज्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि तुमने मेरे बहुत अच्छे टाइम की वजह से उसे खराब करके मुझे यहाँ बुलवा लिया। जहाँ पे एक तरफ ये बंदा काफी रिट्रीट था, वहीं पे मिस्टर बंदा इसे क्वेश्चन पूछता है कि तुम इंसान मैजिक बीस्ट और इन गेट शहर में कितना जानते हो। जो सुन के तो हुआंग काफी ज्यादा शॉक हो गया था, पूछा तुमने क्या कहा, जिसपे बंदा अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है कि तुम इंसान गेट और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हो। जहाँ पे हुआंग कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, जिसपे मिस्टर बंदा एक्सप्लेन करता है कि डंजन, ये गेट, ये मैजिक बीस्ट, ये सारी बहुत छोटी मोटी चीजें हैं और बस साइंस है एक बहुत ही खतरनाक कैटास्ट्रोफी का, यानी कि एक बहुत बड़ी कयामत का, और जो सबसे बड़ी और बुरी चीज है वो चीज जाग चुकी है। यह ऐसा का एक बहुत ही विध्वंसक ताकत अब वापस से अपना रूप ले रही है। एक तरफ वहाँ कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मिस्टर बंदा से कहता है कि ऐसा समझ लो सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर ये चीज आ चुकी है, मैं तुम्हें बस इतना ही समझा सकता हूँ। और इस वर्स्ट डिजास्टर के बारे में सुनने के बाद हुआंग कहता है तो इससे मैं क्या करूँ, जिसपे मिस्टर बंदा से उसे इतना कहता है मैं इसे रोकना चाहता हूँ। हुआंग का ये मानना था कि इस दुनिया में इतने सारे हंटर्स हैं कि उनके सामने कोई भी चीज नहीं टिक सकती, लेकिन मिस्टर बंदा कहता है कि उस डिजास्टर के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो और सभी लोग अंत में मारे जाएंगे और एक्सप्लॉइट करके यूज किए जाएंगे उस डिजास्टर के थ्रू। जहाँ वो ये भी कहता है कि तुम भी जानते हो ये बात क्योंकि तुम भी काफी स्ट्रांग हो, लेकिन यहाँ पे युवांग कहता है कि तुम्हारा नाम एक ह्यूमन कैसे हो सकता है मैजिक बीस्ट। और इतना ही नहीं, उस रिपोर्ट को पढ़ के वो ये भी कहता है तुम्हारी वाइफ भी है और 2 बच्चे भी। और तभी वो कुछ देखकर हंसने लगता है और इस बंदे से पूछता है तो अपने बेटे का नाम याद है। जहाँ ये बंदा कहता है मेरे बेटे का नाम है सांग जिनवो, लेकिन इसी साथ कहता है तुम्हारे अंदर ये ऐसा मर्डरस ऑरा क्यों है।
लेकिन वो हंसने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हारे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। जब ये बंदा काफी इंसिस्ट करता है तो इस पे हुआंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है और तुम भी उसे हेल में जाके पूछ सकते हो सवाल खुद से। तुम्हारे कोई आखिरी शब्द है तो तुम बता सकते हो मरने से पहले। हम देखते हैं मिस्टेस बंदा भी अपना ऑरा चेंज कर लेता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और वापस हम देखते हैं डीमन कासल के अंदर, जो जगह काफी ज्यादा डेंजरस और खतरनाक लग रही थी। और एक तरफ थी शैडो आर्मी और दूसरी तरफ डीमन आर्मी। वही एक तरफ एग्री सभी को लीड कर रहा था। हम देखते हैं डीमन के किंग के थ्रोन के पास खड़े हुए जिनवू को, जो किसे धमकाते हुए कह रहा था कि ऐसे तो तुम्हारी डीमन आर्मी काफी कमजोर है और ये बैटल वन साइडेड है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मरे हुए डीमंस भी डर को फील कर सकते हो या नहीं? जिसके अगले पल हम देखते हैं जिनवू को, जो कि इस बंदे को खत्म कर देता है और नोटिफिकेशन आता है कि तुमने हरा दिया है डीमन की गाइड को, यानी कि म्यूटस को। जिसके साथ ही अगला पॉपअप आता है लेवल अप का, यानी कि जिनवू का और भी ज्यादा लेवल अप हो गया है। वही वापस सीन शिफ्ट होकर फोकस करता है एक अजीब सी जगह पे, यानी कि जहाँ पे जहाँ मिस्टर बंदा और हुआंग डोंग संग था। और वहाँ पे काफी आग लगी रखी थी और काफी डिस्ट्रक्शन हो रखा था, जहाँ फायर फाइटर्स आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे दो ऑफिसर्स की बातचीत से हमें पता लगता है कि कैसे जब दो एस रैंक हंटर फाइट करते हैं तो उनके आसपास जो सराउंडिंग होती है उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। और यहाँ पे इनमें से एक ऑफिसर ये कहता था कि हम लकी थे कि यहाँ पर एक एस रैंक हंटर पहले से था, लेकिन वो काफी टेरिफाइड था। और हमें पता लगता है कि कैसे एक ब्लिंक ऑफ आई में, यानी कि एक झटके में ही उस मिस्टिस बंदे ने इस हुआंग डोंग सो को हरा दिया, यहाँ तक कि डिजास्टर के फैलने से भी पहले। जहाँ हम देखते हैं कि कितनी बुरी हालत में ये बंदा है, यानी एकदम मरने की हालत में। वही दूसरी तरफ देखते जिनवू को, जो कि चॉकलेट का पैकेट अपने हाथ में रखा था और सोच रहा था उसका खाना खत्म कैसे हो गया और अभी भी काफी सारे फ्लोर बचे हुए हैं। जैसा कहीं वो भी 75th फ्लोर पे है तो टोटल 25 फ्लोर अभी बचे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ जिनवू खुश भी था क्योंकि उसे जो सारे रिवॉर्ड्स मिले थे और लेवल अप हुआ था वो काफी काम का था। जहाँ हम देखते इयररिंग और एक नेकलेस को, जो कि काफी कमाल के एबिलिटीज के थे। लेकिन नोटिफिकेशन तो उसे पता लगता है कि सेट 3 का है और जब ये तीनों सेट पूरे हो जाते हैं तभी ये काम आते हैं। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जो कि अपने इंटरफेस पे देखते सोच रहा था कि एक और बॉस लेवल अभी बचा हुआ है जिससे उसे तीसरा आइटम मिलेगा। वही इसके साथ हम देखते एक ऑर्ब को, एक गोली को जिसको उछाला था। सोच रहा था कि एवरेज का ये ऑर्ब काफी कमाल का है। ऐसे तो इसकी किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर ये किसी मेज को मिल जाए या जादूगर को तो उसकी पावर सीधे डबल हो जाती है। और इसके अगले पल हम देखते हैं एक बॉक्स को, जो कि था एक कर्स्ड लूट बॉक्स, जो कि अब उसे लगता था कि नहीं मिलेगा, जो कि डेली क्वेस्ट के बाद मिला करता था। लेकिन इसके अंदर सभी काफी इंपॉर्टेंट चीज निकलती है, जो कि की होती है काफी स्पेशल तरीके की, जिसके साथ एक इंटरफेस भी निकलता है जिसके अंदर मैसेज होता है कि इसका क्या काम आएगा और कहाँ पे यूज की जाएगी। ये दोनों चीज अभी अननोन है। जब जिनवू उस इंटरफेस को बंद कर देता है, सोचता है कि वैसे भी अभी ये उसका पहला फोकस नहीं है, उसका पहला फोकस है अभी एलेक्सिर ऑफ लाइफ, जहाँ पे उसे 3 आइटम चाहिए, जिसमें से उसे पहला मिला था वर्ल्ड ट्री वुड, जो कि उसने 15 फ्लोर के डीमन को हरा के पाया था। और उसके बाद मिला उसे सेकंड आइटम, यानी कि एको फॉरेस्ट वाटर, जो कि उसने जब हराया था घोस्ट को, जो कि डीमन का गाइड था, यानी कि मीटर्स, जो कि उसे मिला था 75th फ्लोर पे। वहीं जिनवू ऊपर की फ्लोर की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसे 3 में से 2 आइटम मिल चुके हैं जिससे वो दवा बना सकता है अपनी मॉम को ठीक करने के लिए। लेकिन वो अभी उसे अगली बार लेगा क्योंकि अभी उसे यहाँ से लौटना है। और ये भी जिनवू के लौटने के साथ ही ये एपिसोड भी ये भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन पसंद आया है और आपको जानना है कि एपिसोड 4 में क्या होगा, तो उसके हिंदी ब्रेकडाउन को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।